यूपी पुलिस का एक और पेपर कौन सा है? यह है 27 जनवरी 2019 की प्रथम पाली। फर्स्ट शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए वो सारे आज हम यहाँ पर देखने वाले, एक एक करके देखने वाले। हमने यहाँ इससे पहले 2 पेपर देख लिए, आज यो तीसरा पेपर हम लेने जा रहे हैं। वही क्वेश्चन नंबर 39 से ही इन्होंने स्टार्ट करे थे मैथ के क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 39 ही जो है वो पहला क्वेश्चन बनता है मैथ के हिसाब से। क्वेश्चन क्या है वो देखो, क्या है भाई, यदि 10x + 5 अनुपात 42x + 8, 5:8 का 3 गुना अनुपात है तो x की घात 3 का मान हमें ज्ञात करना है। क्या है भैया, इसने कहा 10x + 5 बटे 42x + 8 का जो अनुपात है वो 5:8 का 3 गुना, या तो मैं 5/8 को 3 बार गुणा करूं या मैं 5/8 की घात 3 लगा दूं। बात एक ही है, बात एक ही है। जब एक ही बात है तो मैं वही काम करूंगा जो आसान है, मुझे वही काम करना चाहिए जो आसान है, वही करा मैंने। अब यहां पे क्या है, यो आ गया 10x + 5 बटे 42x + 8 और ये हो गया भैया 5 का वर्ग 125, 5 का वर्ग 125 और 5 का वर्ग नहीं, 5 का घन, सॉरी 5 का घन 125 और 8 का घन जो है वो 512। 5 का वर्ग तो 25 हो गया, लेकिन यहाँ घात 3 है तो दिमाग में वही चल रहा कि घन है, लेकिन बोलना क्या जा रहा 25, वो वर्ग बोला जा रहा, वो गलत है। तो 5 का घन जो है 125 और 8 का घन जो है 512। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई यहां करो तो 42x की गुणा करनी पड़ेगी हमें किस में भैया, 125 में। ठीक है, अब इस x को मैं थोड़ा सा वैसे लिख दूं क्योंकि ऐसा लग रहा है ये गुणा भी ऐसी हो जाएगी और फिर x भी ऐसी हो जाएगा, तो पता नहीं लगने का कौन सा x है और कौन सी गुणा। उससे बचने के लिए मैंने इसका x का जो है थोड़ा सा रूप चेंज कर दिया और ये हो गया भैया 125 गुणा 8। अब इधर ले जाओ जी, तो 512 गुणा 10x + 512 गुणा 5। ठीक है भाई, अब 42 की गुणा 125 में करो, 42 पंजे 210, 42 पंजे 210, हासिल को गए 21। ठीक है, और 42 दूनी 84, 84 और 21, 84 और 21 105, 105, 84 और 21 105, हासिल को गए 10 और 42 कम 42 और 10 52। ठीक है जी, तो ये तो इसकी गुणा होगी। 125 अठे 1 हजारों में, ये हमारे वैसे याद है, 125 अठे 1 हजारों में, इसमें कोई समस्या है नहीं। यो कितना हो गया भाई, ये हो गया 5120x हो गया। ठीक, अब 5 की गुणा 512 में कर दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, हासिल को 1, 5 कम 5 और 1 6 और 5 पंजे 25। ठीक है भाई, यो है 5250 और यो है 5120। 5250 में से 5120 घटा दो, 5250 में से 5120 घटा दो तो 130 बचेगा। यो है 1000, यो है 2560, तो 1000 को घटा दो 2560 में से तो 1560 बचेगा। 0 से 0 गई, कितना आया, यो आया 12। यो 12 बार कटेगा, यो 12 बार कटेगा, लेकिन मान जो निकालना वो x³ का मान निकालना, तो इसका मतलब 12 की घात 3 निकालनी, 12 की घात 3 का मतलब है 1728। तो इसका जो उत्तर बनेगा वो 1728 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें भाई, क्या है, 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करना। 40 का वर्ग, 40 के वर्ग का 40% का चौथाई, 40 का वर्ग करो 40 बटे 100, सॉरी 4 चौक 16, 1600 हो गया, 1600 हो गया, गुणा का मतलब गुणा 40% का मतलब 40 बटे 100, का मतलब गुणा 1/4। तो यहाँ ये कटा जी, 4 से 10 बार कटा तो कुल मिलाकर आ गया 160। तो इसका उत्तर क्या बनेगा भैया, 160 बन जाएगा। अब आया क्वेश्चन नंबर 41। अब आया क्वेश्चन नंबर 41, क्या है, यदि बिक्री मूल्य 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, लाभ ज्ञात करना। लाभ परसेंटेज में भी ज्ञात करना आपको। अब देखो कुछ भी नहीं दे रखा, न लाभ दिया, न क्रय मूल्य दिया, न विक्रय मूल्य। तो सपोज करो क्रय मूल्य 100 रुपए था,
क्रय मूल्य 100 रुपये था, प्रॉफिट उस पर जो मैंने मान लिया x रुपये था, ये हो गया प्रॉफिट। ठीक है, x रुपये था, ये स्टार्टिंग वाली पोजीशन थी। अब उसने क्या करा, उसने कहा कि यदि बिक्री मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए, अब ये टोटल क्या बन रहा, ये बन रहा सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। भाई क्रय मूल्य में अगर मैं प्रॉफिट जोड़ रहा हूं, लाभ जोड़ रहा हूं, तो ये विक्रय मूल्य बना है। तो उसने कहा अगर विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए, तो मैंने 3 गुना कर दिया तो होगा 300 प्लस 3x, 300 प्लस 3x, तो लाभ 5 गुना हो जाता है। जो लाभ है वो 5 गुना हो जाता है। ठीक है, अब यहां कितना लाभ बन रहा, इसमें से वो घटाया जाएगा। ठीक है, इसमें से सॉरी 100 घटाया जाएगा। 300 प्लस 3x में से 100 घटा देंगे तो जो लाभ आ गया वो 200 प्लस 3x आया, नहीं आया। लेकिन इसने कहा जो पहला लाभ था उसका 5 गुना हो रहा है, वो उसका 5 गुना हो रहा, तो मैं इसके बराबर में क्या लिख सकूं, 5x लिख सकूं। इसे उधर ले जाओ, 5 में से 3x गए तो 2x बचेगा, तो x का मान कितना आ गया 100 रुपए पे 100 का ही लाभ, तो लाभ परसेंटेज कितना आ गया 100% आ गया। लाभ परसेंटेज कितना आ गया 100% आ गया। एक बार फिर से देखो, उसने क्या कहा कि ना तो हमें सेलिंग प्राइस है हमारे पास कुछ, ना हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, ना प्रॉफिट है। तो हमने मान लिया कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस था, क्रय मूल्य था, वो 100 रुपए था, प्रॉफिट हमारा x रुपए है, ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य। क्रय प्लस लाभ बराबर क्या हुआ है, विक्रय हो गया। अब उसने जो कंडीशन दी, उसने कहा विक्रय मूल्य का 3 गुना कर दो, तो मैंने इसे 3 से गुना कर दिया, तो 300 प्लस 3x हो गया। तो अगर मैं यहां, मेरा विक्रय मूल्य तो यो है, लेकिन क्रय मूल्य तो अभी भी यो है, इस पर तो कुछ नहीं बढ़ा। क्रय मूल्य तो पहले भी 100 रुपए था, अभी भी 100 रुपए। तो अगर मैं इसमें से 100 रुपए घटाऊंगा तो क्या मिलेगा, इसमें से विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाऊंगा तो क्या मिलेगा, लाभ। क्या मिलेगा, लाभ। तो मैंने इसमें से वो घटाया तो मेरा आया 200 प्लस 3x, 200 प्लस 3x आ गया। लेकिन उसमें क्या लाभ 5 गुना हो रहा, लाभ पहले कितना था x, अब हो गया 5x। इसे हल करा तो x की वैल्यू 100 आई, तो मतलब 100 रुपए पर 100 रुपए का ही लाभ हो गया एक तरह से, तो 100% की वृद्धि हो। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, x 42,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदता है, वह मरम्मत पर 6,000 रुपए खर्च करता है और स्कूटर को 54,000 रुपए में बेच देता है, लाभ परसेंटेज ज्ञात करना। तो देखो कुल क्रय मूल्य देखो, कुल क्रय मूल्य देखो, कुल क्रय मूल्य क्या होगा, जितने में खरीदा वो तो है ही, जो मरम्मत में लगाया वो भी उसका क्रय मूल्य में जुड़ेगा। तो 42,000 में खरीदा और 6,000 मरम्मत में लगा दे तो 48,000 होगी। 48,000 कैसे हुए, 48,000 कैसे हुए भाई, कि 42,000 में खरीदा और 6,000 मरम्मत में लगाए तो 42 और 6 48 हो गए। कुल विक्रय मूल्य दे रखा उसने, विक्रय दे रखा, विक्रय मूल्य दे रखा, विक्रय मूल्य दिया 54,000 रुपए, 54,000 रुपए। तो कितना हो गया भैया लाभ, लाभ हो गया 6,000 रुपए। भैया 48,000 का माल 54 में बिक गया तो 6,000 का लाभ है। लाभ प्रतिशत देखना हमें देखना लाभ प्रतिशत, तो 6,000 का लाभ है, 6,000 का लाभ है, परसेंटेज का 100 है और बटे में 48,000 है। क्योंकि जो प्रॉफिट होगा, जो लाभ होगा, जो प्रॉफिट होगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर मतलब क्रय मूल्य पर हुआ है, ना कि विक्रय मूल्य। ठीक है, 3 0 3 0 गई, 6 8 48, 6 8 48, यहां हमने काट दिया 4 से, 25 बार 4 से काटा 2 बार, तो 12.5% का यहाँ पे लाभ हो जाएगा। इसे 12.5% का यहाँ पे लाभ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करेंगे, 43 की बात करेंगे। 110 रुपए वाली एक वस्तु 104 रुपए 50 पैसे में बेची गई, कितने परसेंट की छूट है। 110 रुपए तो लिखा हुआ था एक तरह से, और बेच दी 104 रुपए 5 पैसे में, 104 रुपए 5 पैसे में, कितने की छूट दे दी, 5.5 रुपए की छूट दे दी भैया, 5.5 रुपए की छूट दे दी, 5.5 रुपए की छूट दे दी। तो छूट प्रतिशत बतानी है हमें छूट प्रतिशत बतानी है। छूट मिली 5.5 रुपए की, छूट मिली 5.5 रुपए की, परसेंटेज का 100, परसेंटेज का 100, और बटे में जो छूट मिल रही है वो मिलती है एमआरपी पे, क्रय मूल्य पर नहीं मिलती, वो मिलती है एमआरपी पे, विक्रय मूल्य पर नहीं मिलती, वो मिलती है एमआरपी पे। एमआरपी है 110, एमआरपी 110, तो 0 से वो पॉइंट गया, 1 0 से 1 0 गई,
11 पंजे 55, तो जो छूट आई वो आई 5%। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें भाई, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गई धनराशि की 2 वर्षों में 1600 रुपये और 3 वर्षों में 1680 रुपये हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात करनी, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करना। देखो 3 वर्ष का मिश्रधन, 3 वर्ष का मिश्रधन जो है वो 1680 रुपये, 3 वर्ष का मिश्रधन 1680 रुपये है, 2 वर्ष का मिश्रधन 1600 रुपये है, 1600 रुपये। तो भैया 1 साल का ब्याज कितना हो गया, 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 1 वर्ष का ब्याज हो गया 80 रुपये। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, वैसे तो क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज का, लेकिन अगर लगातार 2 सालों की बात चल रही है, 2 सालों का अमाउंट दे रखा है, तो हम साधारण ब्याज से ऐसा काम को कर सकते हैं। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, हमें दर निकालनी, तो दर बराबर साधारण ब्याज में क्या हुआ है, ये हुआ है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। अब ब्याज है 80 रुपये गुणा 100 जो का तू है, मूलधन 1600 है और समय है 1 साल। न 2 लगे न 3 लगे, न 2 लगे न 3, क्योंकि 80 रुपये जो ब्याज आया वो 1 साल का आया, तो समय भी 1 ही साल लगेगा। 2 जीरो 2 जीरो गई, 16 पंजे हुए 80, 16 पंजे हुए 80, तो 5% की जो है वो दर रही होगी। अब आ जाओ 45वें क्वेश्चन पे, अब आ जाओ 45वें क्वेश्चन पे। क्या कह रहा भाई, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 रुपए की धनराशि 1 वर्ष में अर्धवार्षिक 4% प्रतिवर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी। अब ब्याज छमाही दे है, ब्याज छमाही दे है, ब्याज छमाही दे है, तो छमाही दे है तो दर का तो जो हो जाएगा भैया आधा, तो जो 4% है उसका तो कर दो 2%, और जो समय है उसका हो जाता है डबल। इसमें जो 1 वर्ष है उसे 200 गुणा कर दो, वो हो जाएगी 2 छमाही, 2 छमाही। हमें निकालना अमाउंट, हमें निकालना अमाउंट, हमें निकालना अमाउंट। ए बराबर हो है P इंटू 1 प्लस R बटे 100 की पावर n। ठीक है जी, रख दो जी। अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल 25,000 दे रखा, 25,000 इंटू 1 प्लस 2 बटे 100 की पावर कितना आ गया भैया, 2 आ गया। ठीक, अब यहाँ पे इसे हल कर दो, 2 से हमने काट दिया, कितनी बार घटा, 50 बार, तो आ गया भैया 25,000, 25,000 गुना 50 से कम 50 और 1 51 बटे 50, कितनी बार लिखेंगे हम, 2 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे हम, 2 बार लिखेंगे। 2 जीरो खत्म, 5 पंजे 25 भी खत्म, 10 बचा, 51 का वर्ग 2601 हो गए। हमें याद है, अगर याद नहीं है तो निकाल लेंगे, अगर याद नहीं है तो हम निकाल लेंगे, और निकाल लेंगे कैसे, वैसे जैसे अब तक निकालता है। 5 का वर्ग कितना हुआ 25, और 1 का वर्ग 1, तो उसे 1 नहीं लिखेंगे, उसे लिखेंगे 01, उसे लिखेंगे 01, और 5 कम 5 और 5 दूनी 10, 1 अंक छोड़ कर लिख देंगे, तो आ गया 2601। यही बताया था मैंने, 2601 ही तो बताया था। तो 2601 की गुणा 10 में कर दो, तो ये हो जाएगा 26,010 रुपये हो जाएंगे। तो जो 25,000 रुपये की धनराशि है, अगर वो अमाउंट पूछ रहा तो 26,010 होगी, और अगर वो ब्याज पूछ ले तो 25,000 को घटा दो, 1,010 रुपये। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, क्या है, ए ने 75,000 रुपये के साथ एक कारोबार शुरू किया, बी कुछ समय बाद 37,500 रुपये के साथ उसमें शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात 3:1 के अनुपात में होता है, तो बी कितने महीने बाद शामिल हुआ। तो ए ने जो लगाए वो 75,000 रुपये लगाए, ए ने जो लगाए वो 75,000 रुपये लगाए, और बी ने जो लगाए वो 37,500 रुपये लगाए, बी ने जो लगाए 37,500 रुपये 1 वर्ष के अंत में। अब ए तो स्टार्टिंग से ही था, स्टार्टिंग से था, इसका मतलब यो 12 महीने के लिए था, यो 12 महीने के लिए था, यो पता नहीं कितने महीने बाद आया था, लेकिन कितने महीने बाद आया था वो बाद की बात है। हम ये देखेंगे इसने पैसा कितने महीने के लिए लगाया, तो हमने मान लिया इसने 20 महीने के लिए पैसा लगाया। अब तुम्हें इस बात का ध्यान रखना, किस बात का ध्यान रखना, कि लाभ या हानि, जो प्रॉफिट या लॉस होगा, उसका अनुपात लगाई गई पूंजी और समय के गुणनफल के बराबर होगा।
लगाई गई पूंजी और समय का गुणनफल हमने ले लिया, तो जो इनका अनुपात बनेगा वही जो है लाभ का अनुपात बनेगा, और लाभ का अनुपात दे रखा 3:1, लाभ का अनुपात दे रखा 3:1। बस इसे हल कर दो। 37,500 से अगर मैं 75,000 को भाग दूंगा तो 2 आऊंगा। 37 दूनी 74 और 5 दूनी 10, तो 37.5 दूनी 75 हो मैं, तो काम बन गया। 3 चौक 12 और 4 दूनी 8। इसका मतलब बी ने जो पैसा लगाया, बी ने जो पैसा लगाया वो 8 महीने के लिए लगाया। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि उत्तर वो कई बार 8 महीने दे सके, हालांकि यो बड़ा अच्छा करा इसने कि यहाँ पे 8 का जिक्र ही नहीं करा, नहीं तो बच्चे क्या करें तुरंत 8 में निशान लगाते हैं। अब इसके ऑप्शन में 8 नहीं है, इसके ऑप्शन में 8 नहीं है, तो अब सोचेंगे भाई क्या करना चाहिए, या यो भी सोचेंगे उत्तर गलत दे दिया, यो भी तो मान ले ना बच्चा, ये उत्तर गलत दे दिया, बोर्ड ने क्वेश्चन ही गलत कर दिया। अब इस पर गिरेंगे हम, आपत्ति उसमें चलेंगे, कोर्ट में चलेंगे, इसके तो वही मन बना लिया पेपर में बैठ कर। पता लगा बाहर आके उसने यो नहीं पूछा था कि बी ने कितने महीने के लिए पूंजी लगाई, उसने पूछा बी कितने महीने बाद आया, तो 12 में से 8 घटा दो, ये 4 महीने बाद आया, यो ही पूछा था उसने, तो 4 माह इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ गया 47। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है, यहां पे भी एक अच्छा क्वेश्चन है 47वां। एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 दर्ज किए गए, लिखने तो थे 68 और लिख दिया 88, लिखने तो थे 68 लिख दिया 88। इस कारण कक्षा के औसत में 0.5 की वृद्धि होगी, 0.5 औसत जो है वो बढ़ गया। कक्षा में छात्रों की संख्या बतानी, मान मून का करेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा, बिना मानो करो। यहां अंतर कितने का रहा भैया 20 का, यहां अंतर कितने का रहा 20 का, ठीक है जी। अब तुम एक काम करो सीधा सा, जो अंतर है उसको औसत से भाग कर दो, जो अंतर है उसको औसत से भाग कर दो, काम बन जाएगा तुम्हारा। तो 20 को 0.5 से भाग कर दो, ये छात्रों की संख्या बनेगी, ये आवे छात्रों की संख्या, ये आ जाएगी छात्रों की संख्या, ये आ जाएगी छात्रों की संख्या। तो पॉइंट हटाया और 5 चौक 20 और 40 ही जो है उत्तर वो बिल्कुल सही आया। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, क्या है, ए बी से 2 गुना कुशल है और बी सी से 3 गुना कुशल है। यदि अकेले सी एक काम को 30 दिन में पूरा करता है तो एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो 3 आदमी है ए बी सी, 3 आदमी है ए बी सी, उसने कहा बी जो है वो सी से 3 गुना कार्य कुशल है, ये एक काम कर रहा है तो ये 3 काम कर रहा है, ये एक काम कर रहा है सी, तो बी कितने काम करेगा भाई 3 काम कर जाएगा। और ए बी से 2 गुना कार्य कुशल है, मतलब ये 3 काम कर रहा तो ये 6 काम कर रहा, ये 6 काम कर रहा। इसका मतलब 6:3:1 इनकी क्या है, यो है कार्य क्षमता, यो है कार्य क्षमता। कार्य क्षमता का मतलब कि एक दिन में ए 6 काम कर सके तो बी एक दिन में 3 काम कर सके और सी एक दिन में एक ही काम कर सके। उसने कहा सी अकेले से 30 दिन में कर रहा, तो तीनों अगर इस काम को करें तो कितना समय लगेगा, अगर तीनों से कराया जाए तो कितना समय लगेगा। 30 दिन में कब ले रहा, तो काम कितने हैं ये देख लो भाई, 30 दिन में काम कर रहा सी और सी एक दिन में कितने काम करे, एक ही करे, तो इसका मतलब टोटली काम कितने हमारे पास 30 है। अब इनकी कार्य क्षमता से कर दो भाग, 6 और 3 और 1 10 से कर दो भाग, तो 3 दिन लगेंगे। अगर ये तीनों लग जाए इस काम पे तो इसे 3 दिन में कर आगे छुट्टी कर दो, ठीक है भाई। इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 49, इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 49। क्या है, एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर प्रति घंटे गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है, 1 घंटा 40 मिनट में उस दूरी को तय करने में कितनी गति होनी चाहिए। अब देखो दूरी तो सेम है, जब दूरी सेम है तो दूरी को ही बराबर रख लो, दूरी बराबर होगा 4 गुना समय, दूरी बराबर होगा 4 गुना समय, दूरी बराबर होगा 4 गुना समय। अब चाल कितनी है, पहले 250, चाल 250 है, समय कितना है 4 घंटे, समय कितना है 4 घंटे। फिर उसने कहा समय 1 घंटा 40 मिनट। अब 40 मिनट को घंटे में बना दो तो 40/60 लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा, 40/60 लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। 20 दूनी 40 और 20 या 60 कुल मिला के 1 घंटा 40 मिनट को मैं लिख सकूं 5/3 घंटे, 5/3 घंटे, 5/3 घंटे। तो चाल क्या होगी, चाल क्या होगी, स्पीड क्या होगी, जो एस है कभी से भी 5 लगा दो, ठीक है, यो एस है, ठीक। अब यहां पे देखो 5 से काट दो, 50 बार कटा,
5 से काटो तो 50 बार कटा, तो स्पीड मतलब चाल, स्पीड मतलब चाल, स्पीड मतलब चाल कितनी आ गई भाई? 50 चौका 200 और 200 तिया 600, तो 600 किलोमीटर प्रति घंटा जो है उसकी क्या होनी चाहिए? चाल होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50 की अगर बात करें, क्या है भाई? यदि एक बस किसी भी स्थान पर न रुके तो 1 घंटे में 45 किलोमीटर दूरी तय करती है, मतलब इसकी जो चाल होगी वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और यदि वह सभी स्थानों पर रुके तो 1 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है, मतलब रुकने पर उसकी जो चाल है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। 1 घंटे में बस कितने मिनट के लिए रुकेगी ये बताना है। तो 1 घंटे में रुकने का समय, 1 घंटे में रुकने का समय, 1 घंटे में रुकने का समय अगर हमें निकालना है तो उसका सूत्र होता है बिना रुके चाल, बिना रुके चाल माइनस रुक रुक कर चाल, माइनस रुक रुक कर चाल बटे बिना रुके चाल और गुणा 60। ये आएगा उत्तर आपका किसमें भैया? मिनट में। तो बिना रुके चाल जो है वो दे रखी है 45, रुक रुक कर चाल जो है वो दी है 36, और बिना रुके चाल है 45, और यहाँ पर है 60 मिनट। तो यहाँ पर देखें 36, सॉरी ये 35 नहीं, यह है यहाँ पर 36, तो आ गया 9 बटे 45 और गुणा 60, तो 9 पंजे 45 और 5 से काट देंगे तो 12 बार ये कट जाएगा। कुल मिलाकर 1 घंटे में ये बस 12 मिनट रुकती है। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें भाई, क्या है? किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:6 है, इसका क्षेत्रफल 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत की लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात हमें ज्ञात करना। अब देखो क्षेत्रफल दे रखा हमें, आयत का जो क्षेत्रफल है वो 6750 दे रखा, और जो क्षेत्रफल हुआ है वो लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया, वो LB हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन इसने जो दिया कि लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 5:6, इसका मतलब ये तो होगी 5x और ये होगी 6x, बराबर ये आ गया जी 6750। 5 से काट दो, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 0। 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 बचा, 15 हो गया, 6 दूनी 12, 3 बच गया और 6 पंजे 30। इसका मतलब x स्क्वायर बराबर 225, 225 का मतलब 15 का वर्ग, 15 का वर्ग का मतलब x का मान आ गया भैया 15। तो लंबाई की अगर मैं बात करूं तो वो आ जाएगी तुम्हारी कितना? 15 पंजे 75। अगर मैं चौड़ाई की बात करूं तो वो आ जाएगी तुम्हारी 15 छिका 90। अब उसे जो अनुपात चाहिए वो लंबाई और क्षेत्रफल का चाहिए। अब लंबाई कितनी है? लंबाई है 75, और क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये इससे कट गया, तो 1:90 जो है इसका अनुपात है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें। क्या है? 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग का गुणनफल ज्ञात करना है। अभी जब मैंने इसे पहला पेपर कराया था तो वहां पे एक क्वेश्चन आया था जिसमें 7, 11 और 13 से विभाजित होने वाली संख्या की बात मैंने करी थी। अगर तुमने नहीं देखा तो उसे देखियो एक बार। तो वहां 7, 11 और 13 का जो लेसन निकलना था वो आया था 1001, 1001 आया था वो। ठीक है, तो 1001 7, 11 और 13 का एलसीएम था, और मैंने वहां बात तुम्हें बताई थी, विस्तार से बताई थी कि यो संख्या 7 से भी कटेगी, यो संख्या 11 से भी कटेगी, यो संख्या 13 से भी कटेगी। इस पर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारी बात मैंने करी थी वहां पे। इसका मतलब 11 से कटने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1001 है, 13 से कटने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1001 है, जो ही है। तो अगर मैं 11 के लिए लूं तो इसके अंकों का योग आ गया 2, 13 के लिए लूं तो फिर यो लेनी पड़ेगी मुझे, वही संख्या है, तो इसका 2, इनका गुणनफल चाहिए तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इसको
क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या को 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या देख लो। कुछ बड़ी संख्या होती तो हम कुछ सोचते, लेकिन 13 को तो हमारे पढ़े याद है, 13 7 91, 13 104। तो जो सबसे छोटी संख्या है 3 अंकों की वो 104 है, जो 13 से विभाजित हो गए। इसी को 16 से विभाजित करना और शेष बताना। ठीक है, तो 16 पंजे 80, 16 छिक्कम 96, 96 तो कितना बच गया भैया, शेष बच गया 8। और यही उत्तर है, यो ही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर आ गया अब आपके सामने है 54। देखो जी क्या है, उसने कहा 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाए तो परिणाम ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसने कहा पहले तो इसका वर्गमूल निकाल दो। किसका, 6561 का 6561 का वर्गमूल निकाल दो। तो लास्ट के दो अंकों को जोड़े बना दिए। लास्ट में 1 आ रहा, 1 या तो 1 के वर्ग में आवे या 9 के वर्ग में आवे। इसका मतलब इसका अंतिम अंक या तो 1 होगा या 9 होगा। अब इससे छोटा वर्ग देखो 64 है, इससे छोटा वर्ग देखो 64 वो किसका है, 8 का। अब 8 की गुणा उससे अगले अंक में कर दो, 9 8 72 हो गया। अब यो देखो 65 72 से कम है या ज्यादा है, 65 72 से कम है या ज्यादा है, 65 72 से कम है तो जो छोटी संख्या वो लेंगे। इसका मतलब इसका जो वर्गमूल आया वो कितना आया, 81 आया। अब इसने कहा 81 को, अब क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा दोबारा, क्या कह रहा, 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करो और इस संख्या को, अब यो संख्या बनी, इस संख्या को अपने वर्गमूल, इसका वर्गमूल निकाल लो। 81 का वर्गमूल क्या हो गया, 9। 81 का वर्गमूल क्या हो गया, 9 से विभाजित करने पर क्या होगा, 9 ही होगा। विभाजित करने पर क्या होगा, 9 ही होगा, यही बताना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर मैंने 55 भी ले लिया। क्वेश्चन नंबर मैंने 55 भी लिया। क्या है भाई, किसी वृत्त के व्यास को दुगुना किया गया है तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। व्यास को दुगुना कर दिया, मतलब जब दुगने की बात करेगा तो 100% की वृद्धि, 100% की वृद्धि। सपोज करो उसका पहले क्षेत्रफल 100 था, 100% की वृद्धि कर दी तो 200/100। कितनी बार करूंगा मैं, 2 बार करूंगा। कितनी बार करूंगा मैं, 2 बार करूंगा। ठीक है, 100 से 100 गया और 2 0 से 2 0 गई, 100 से 100 गया और 2 0 से 2 0 गई, तो 200 दूनी हो गया 400, 200 दूनी हो गया 400, 200 दूनी हो गया 400। पहले 100 था अब 400 हो गया, पहले 100 था अब 400 हो गया। कितने गुना हुआ, कितने एक्स हो गए, 4x हो गया ना। अब वीडियो को 2x पे देखेंगे, 3x पे देखेंगे, 4x पे देखेंगे, वो आता नहीं, तो यो जो है 4x हो गया, मतलब 4 गुना हो गया। ये हो गया 4 गुना। ठीक है, तो ये 4 गुना हो गया। इसका उत्तर जो बनेगा वो 4 गुना में बनेगा। ये गुणा का निशान है, कभी ऐसा है गलत का निशान मान लो, गलत का नहीं है, गुणा का है। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें भाई, एक्स के बैंक खाते में 86 रुपये 54 पैसे शेष है, 55 रुपये 31 पैसे जमा करने और 84 रुपये 33 पैसे की निकासी के बाद शेष राशि पूछना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बैंक से संबंधित क्वेश्चन है, तो वैसे भी आना चाहिए। शेष राशि की बात कर रहा है, शेष राशि कितनी, स्टार्टिंग में उसके खाते में 86 रुपये 54 पैसे थे, कहीं से कमाए और उसने जमा कर दिए 55 रुपये 31 पैसे, लेकिन जरूरत पड़ी तो उसने 84 रुपये 33 पैसे जो है वो क्या कर दिए भैया, निकाल दिए। वो क्या कर दिए, निकाल दिए। अब इन्हें जोड़ दो, 4 और 1 5, 5 और 3 8, 5 6 11, 8 और 1 9 और 5 14, और इसमें से घटा दो 84 रुपये 33 पैसे। 5 में से 3 गए 2, 8 में से 5 गए, 8 में से 3 गए 5, 11 में से 4 गए 7 और 13 में से 8 गए 5, तो 57 रुपये 52 पैसे शेष बच गए। 57 रुपये 52 पैसे क्या बच गए भैया, शेष बच गए, जो इसके पहले ऑप्शन में, पहला ही ऑप्शन इसका सही है। और क्वेश्चन नंबर 57 पे आ गया, और यो है इस सेट का, जो हमारा आज का सेट चल रहा, जो 27 तारीख का था। कौन सी तारीख का था, ये था भैया 27 जनवरी 2019 की पहली शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन हम तुम्हें कराते जा रहे हैं और लास्ट क्वेश्चन की बारी है, तो इसे देखेंगे क्या है भाई। एक संख्या को 3003 से गुणा किया जाए। एक संख्या को 3003 से गुणा किया जाए, जैसे वो कह रहा वैसे मैं लिख रहा, और उसके बाद उसे 7 11 और 13 के लैसे से भाग किया जाए। 7 11 और 13 का लेना हमें एलसीएम।
7, 11, 13 का एलसीएम लेकर उससे ऐसा हमें भाग करना है और फिर स्वयं से भाग किया जाए, फिर मतलब उस संख्या से भी भाग किया जाए, फिर उस संख्या से भाग किया जाए, तो शेष क्या बचेगा? तो भैया संख्या से तो संख्या कटेगी। तो जब पहली पूछ रहा है ना, तो अपना नाम सोच, उसका पहला अक्षर बता, उसका दूसरा बता, तीसरा। बचपन में खेल लेना ऐसा ही हो गया कि तो एक्स तो कुछ है, मतलब संख्या तो कुछ है ही नहीं, उसे तो काटे तो। और ये तो भैया रट गया। 7, 11, 13 का ले से अगर हमने 3 पेपर देख लिए तो ये तो रट गया। 7, 11, 13 का एलसीएम अगर तुमने इन 3 पेपर को देखने के बाद भी निकाला तो फिर इन 3 पेपर को देखने का कोई मतलब नहीं है, इन 3 पेपर को देखने का करने का कोई लाभ नहीं है। 7, 11, 13 का जो एलसीएम है वो बिल्कुल आ गया कितना? 1001 आ गया, और इससे भाग करेंगे तो कितना होगा? 3 होगा। तो इस तरह से ये आ गया तुम्हारा, इसका उत्तर हो गया 3। तो ये एक जो बहुत बढ़िया पेपर था जो समाप्त हुआ, तो इसे अपने आप भी देखो और दूसरों तक भी इसे बिल्कुल पहुंचाओ।